सारा खेल यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों के खिलाफ है, उनको बाहर निकालने के लिए हो रहा है। इससे इस्राइल को क्या फायदा हो सकता है यमन के उस हिस्से में जहां पर पहले ही सऊदी के कंट्रोल वाली सरकार है? अगर सऊदी इस्राइल का खुलकर विरोध करे और यमन के अंसारुल्लाह से अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर यमन को बचाने के लिए अगर दोस्ती कर ली, और वो दोस्ती कौन करा सकता है, आप ये लिख कर रख लीजिए। 2026 की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुलने जा रहा है, या तो वो यमन से खुलेगा या लेबनान से खुलेगा। ट्रैप है, इसको समझने की जरूरत है। ये भी बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं, जानकार कहते हैं कि ये ट्रैप हर जगह बना के रखा गया है इसराइल के जरिए। 12 दिनों की जंग हुई, ईरान इसराइल, कितनी जबरदस्त जंग हुई थी, भारी नुकसान हुआ, और इसराइल को ये बात अच्छी तरह से उस जंग में समझ में आ गई कि हम किस हैसियत में हैं, हम अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है। देखिए, रणनीति तो वही है ना कि ईरान को भी निकालो, लाओ। हाल फिलहाल में अभी डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अमेरिका ही यूएन है। अब उन्होंने यूएन को तो साफ तौर पर इस तरह के आरोप लगते रहे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया, और दीन दुनिया में आज हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु। सबसे पहले आपको देंगे ताजा अपडेट यमन के हवाले से, फिर हम बहुत अहम इशू पर, बहुत अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं जो आप जरूर सुनिएगा। बिल्कुल इमरान जी, यमन के एक हिस्से में, वो हिस्सा जो सऊदी समर्थित सरकार का माना जाता है, वहां पर यूएई और सऊदी दोनों आमने सामने हाल फिलहाल में देखे जा रहे थे। लेकिन हाल के घटनाक्रमों पर हम पहले चर्चा कर लेंगे। शुरुआती जानकारी यह है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम सऊदी अरब की तरफ से साफ तौर पर अबू धाबी को दिया गया था। उसके बीच ही यूएई सरकार ने एक बयान जारी कर दिया है। बयान में यह कहा गया है कि वे एसटीसी से खुद को अलग करते हुए, अपनी फोर्सेस जो स्टेशन उनके थे उनको बंद करते हुए अपनी आर्म फोर्सेस को वो बुला रहे हैं। और उन्होंने यह भी शामिल किया है उसमें कि 2015 से हमने जो एंटी टेररिज्म के लिए हमने एक संगठन बनाया था, एक हमने समझौता कर रखा था, उसको हम फॉलो कर रहे थे ताकि किसी तरीके से जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर ना बढ़ पाए। लेकिन अब जो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एसटीसी जो साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, वो एक तरीके से स्वतंत्र हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, मैं सीधे आपसे चर्चा पर आऊंगा इमरान जी, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के मन में यह सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर यमन में ऐसा क्या है जिसके कारण यूएई और सऊदी, जो एक तरीके से जिनके दोनों देशों के जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती है, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी हमने देखा है खुलेआम मंच से। तो ऐसा क्या है यमन में कि वहां पर इन्हें पहुंचना पड़ रहा है, वहां पर ये जाके आपसी टकराव को बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे? दिव्यांशु, अदन की खाड़ी के किनारे बसा, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है यमन। रिसोर्सेस से भरपूर है, मिनरल्स है, तेल अथाह है, अभी तो निकला नहीं है। यही वजह है कि सबकी नजर से मतलब है, सीधे तौर पर कहें, दबी छुपी बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, अमेरिका और उसके साथी इसराइल की नजर यमन पर है, या यूरोप की नजर यमन पर है। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे लोग, ये जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जिन देशों का, ये कहीं ना कहीं इनके जाल में फंसे, इनके ट्रैप में फंसे, और वो इनके जरिए यमन तक पहुंच सके। असली रणनीति, असली हिकमत अमली यही है। इन दोनों देशों के भी पीछे जो है वो कारण अमेरिका और इसराइल। जी, अभी आपको और समझाएंगे जी। लेकिन अब आप बात करेंगे अंसारुल्लाह की, जो यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं, हूती। उनका क्या होगा? क्योंकि ये जो पूरा, अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि यूएई समर्थित एक मिलिशिया जो बहुत तेजी से बढ़ रही है यमन के उस हिस्से से, जो अभी तक सऊदी समर्थित सरकार के कंट्रोल में था, और अब बढ़ रही है वो हूती समर्थित जो इलाका है उस तरफ बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हूतियों ने हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया अगले 72 घंटे के लिए। तो ये एक बड़ा वहां पर एक तनाव, एक टेंशन है। और अभी आपने बताया कि
यूएई पीछे हट रहा है, लेकिन उसने एक तीर छोड़ा है, एक बात कह दी है कि हम तो हट रहे हैं लेकिन वो जो मिलिशिया है एसटीसी वो वहां पर बनी रहेगी, वो अपना उसका स्वतंत्र या निजी मामला है। तो इसके पीछे देखिए सऊदी हो या यूएई, दोनों अगर यमन में एक हिस्से में लड़ रहे हैं, वो जिस भी वजह से लड़ रहे हैं, तो लड़ने वाले जो भी हैं फायदा किन्हीं और ताकतों का हो रहा है। देखिए यूएई जो है वो घोषित तौर पर इस्राइल का समर्थक है, इस्राइल को वो मान्यता देता है, तस्लीम करता है। और यूएई और इस्राइल न सिर्फ यमन में बल्कि आजकल तो यूएई सूडान में भी खेल कर रहा है, जैसा कि आरोप लगता रहा है। वहां पर एक मिलिशिया को ही सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, जो कि वहां की जो सरकारी फौज है उससे मुकाबले में है, और भारी कत्लो गारत हुई है सूडान में। फिर एक सोमालीलैंड जिसे इस्राइल ने रिकॉग्नाइज कर दिया, ये यमन के सामने है, सोमालिया का हिस्सा, इसको इस्राइल ने रिकॉग्नाइज कर दिया। वहां यूएई का पहले से ही बेस है, तो इस्राइल और यूएई वहां पर भी पहले से पूरी एंट्री करने की कोशिश करें, किनको फंसाने के लिए, किन पर नजर रखने के लिए, यमन के अंसार। तो सारा खेल यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों के खिलाफ है, उनको बाहर निकालने के लिए हो रहा है। और चाहे यूएई और सऊदी आपस में लड़े, मकसद सिर्फ वही है, यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों को बाहर निकालना या उस हिस्से से खदेड़ना और उस हिस्से पर कंट्रोल करना। वजह यह है कि हूती किसके दुश्मन है? इस्राइल के दुश्मन है। हूती किसके दुश्मन है? अमेरिका के दुश्मन है। तो यूएई तो इस्राइल का दोस्त है, और सऊदी पर भी यह इल्जाम लगता है कि वो पर्दे के पीछे इस्राइल के साथ ही है। भले ही वो अलग अलग मंचों से इस्राइल के लिए कुछ भी कहे, उसको ताने दे, उसको सुनाए, उसको लानतें भेजे, लेकिन बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब में आकर या सऊदी अरब के बाहर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में कह चुके हैं कि अब आपको इस्राइल को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, और आप अगर ऐसा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अमेरिका तो चाहता है कि सऊदी अरब भी इस्राइल को मान्यता दे दे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही यूएई और सऊदी जो आपस में इस वक्त आपको यमन में लड़ते दिख रहे हैं, वो हैं तो इस्राइल अमेरिका के खेमे में। ऐसे में इनका नाम ना देखें, बस काम देखें। और काम यही है कि ये लोग चाहते हैं कि अंसारुल्लाह तक किसी तरह पहुंच बना ली जाए, लड़ते लड़ते वहां तक पहुंच जाएं, और वहां कहीं ऐसा बेस तैयार कर लें अपना, जहां से अंसारुल्लाह के खिलाफ इस्राइल भी आ जाए और अमेरिका भी आ जाए, और फिर उनको मजा चखाया जाए। यही वजह है कि हूती बहुत ज्यादा सतर्क हैं, क्योंकि लड़ने वाले ये आपस में दिखता जरूर है, ये एक ट्रैप है, इसको समझने की जरूरत है। ये भी बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं, जानकार कहते हैं कि ये ट्रैप हर जगह बना के रखा गया है इस्राइल के जरिए। कहां पर? तुर्की में एर्दोगान जो बहुत बड़े खलीफा बनते हैं और चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया पर उनका दबदबा रहे, लेकिन वो खुद फंसे पड़े हैं, इस्राइल ने उनको फंसा दिया है। ग्रीस और साइप्रस के साथ एक पैक्ट करके, एक समझौता करके बहुत बुरा तुर्की को फंसाया है। इधर सऊदी ये हूतियों के चक्कर में फंसा हुआ है, आज से नहीं 2014 से। तो जितने भी ये देश हैं ये भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो ये भी उन्हीं के ट्रैप का शिकार हो रहे हैं या उसी पर अमल कर रहे हैं जैसा कि वो चाहते हैं। अब ये इनकी मजबूरी भी हो सकती है, ये इनकी रणनीति भी हो सकती है, ये तो वही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब लोग इस्राइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जो व्यूअर हैं उनको शायद ये न समझ में आ पा रहा हो। यूएई, सऊदी, इन दोनों को सार्वजनिक तौर पर तो यही देखा जाता है कि इस्राइल से इनकी बनती नहीं है, जिस तरीके से आपने अपने कथनों में पीछे कहा है जी। सवाल यह है कि जब एसटीसी को, यानी जो सेपरेटिस्ट एक संगठन है एक तरीके का, उसको अगर इन लोगों ने खुला छोड़ दिया, जैसा यूएई ने पहले ही कह दिया कि वो अब स्वतंत्र अपने तरीके से हो सकता है, इससे इस्राइल को क्या फायदा हो सकता है यमन के उस हिस्से में जहां पर पहले ही सऊदी के कंट्रोल वाली सरकार? इस्राइल को सीधा फायदा होगा कि इस्राइल ने साफ कहा कि हम एसटीसी को मान्यता देते हैं, हम एसटीसी को हथियार और पैसा देंगे। तो यूएई हट भी रहा है, तो इस्राइल ने तो उनको ले लिया ना, वो इस्राइल के लिए लड़ रहे हैं। तो किससे लड़ेंगे भाई? सऊदी से नहीं लड़ेंगे अब, क्योंकि सऊदी और यूएई में अगर समझौता हो जाता है, चलो हम सेना हटा रहे हैं, लेकिन उसने कहा हम एसटीसी वाले आजाद है, तो एसटीसी वाले किससे लड़ेंगे? हूतियों से लड़ेंगे। उनका एकमात्र मकसद है
ईरान के हिमायती यमन के अंसारुल्लाह को बाहर निकालना, यमन के उस हिस्से से जो राजधानी सना समेत बड़ा हिस्सा है और बहुत अहमियत का हामिल है वो हिस्सा। वहां पर बड़े पोर्ट हैं, ठीक है, वहां पर अदन का जो पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी जिसपे एक बार अमेरिका ने भी हमला किया था, हौदीदा करके एक पोर्ट है। तो ये तमाम जो जगह है बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर जो भी बैठता है वो पूरे खित्ते पर बड़ी मजबूती से नजर रख सकता है, न सिर्फ खित्ते पर नजर बल्कि वहां के रिसोर्सेस को भी खूब निकाल सकता है, लूट कर ले जा सकता है, खोद सकता है, ये समुद्री रास्ते से उनको आगे बढ़ा सकता है। मतलब ये व्यापार की दृष्टि से, कारोबार की नजर से ये इलाका बहुत कीमती है। तो सारे लोगों की नजर उसी तरफ है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर सऊदी और यूएई में कोई समझौता हो भी जाता है तो ये मामला थम जाएगा? अब ये थमेगा नहीं। ये एसटीसी जो है ये हूतियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और हूतियों को उलझाने की कोशिश होगी, और कोशिश ये है कि हूती इंटरनल वॉर में उलझ जाएं, क्योंकि हूती सबसे ज्यादा या अंसारुल्लाह सबसे ज्यादा किसके खिलाफ है? इसराइल के खिलाफ। वो इसराइल से मुकाबला करते रहे। गजा में जब तक इसराइल ने हमलावर रहा, आक्रामकता उसने दिखाई, तब तक हूतियों की मिसाइलें नहीं रुकी थीं। जिस दिन हमास और इसराइल में समझौता हुआ, सीज फायर हुआ, उस दिन से हूती थमे हैं। तो आप सोचिए कि हूती किस कदर हमलावर रहते हैं इसराइल पर। तो इसराइल की पूरी कोशिश है कि हूतियों को इधर उलझा दिया जाए। एक सवाल इमरान जी ये बनता है कि सऊदी एक तरफ कहता है एसटीसी को अलगाववादी मानता है, उसने यूएई को इसीलिए रोका है कि भाई आप एक अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हो यमन में। एक तरफ तो सऊदी कह रहा है कि वो यमन की रक्षा करना चाहता है एक तरीके से अलगाववादियों से, एसटीसी से। तो इससे अगर रक्षा करना चाहता है तो सऊदी जो है वो हूतियों की तरफ क्यों नहीं जाता, उनसे गठबंधन फिर क्यों नहीं? बहुत अहम सवाल है दिव्यांशु आपका। अगर सऊदी इस मामले में वाकई सीरियस है, अगर वो चाहता है कि यूएई की फौजें, यूएई की समर्थक मिलिशिया वहां से खदेड़ी जाए या हटाई जाए, तो उसका एकमात्र या वाहिद रास्ता यही है कि सऊदी को थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा और पहले तो इसराइल की खुलकर मुखालफत करनी पड़ेगी, विरोध करना पड़ेगा, जो सऊदी नहीं करता दिखता है, कभी नहीं करता है, लेकिन उसको करना पड़ेगा। क्योंकि ये यूएई किसके सपोर्ट से कर रहा है? इसराइल के सपोर्ट से कर रहा है। इसराइल और यूएई तो दोस्त हैं, घोषित दोस्त हैं, उसमें कोई छुपी बात थोड़ी ना है। तो अगर सऊदी इसराइल का खुलकर विरोध करे और यमन के अंसारुल्लाह से अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर यमन को बचाने के लिए अगर दोस्ती कर ले, और वो दोस्ती कौन करा सकता है? सिर्फ और सिर्फ ईरान। अगर सऊदी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, इस मुद्दे को लेकर गंभीर हो जाता है और ईरान से रिक्वेस्ट कर दे या कोशिश कर ले, पहल कर ले, तो जो यमन के अंसारुल्लाह हैं या हूती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ, वो किसी की नहीं सुनेंगे। और अगर सऊदी और अंसारुल्लाह में यमन की खातिर कोई समझौता हो जाता है तो आप ये एसटीसी को भी बाहर निकलता देखेंगे, यूएई की तो बिसात ही नहीं, और इसराइल की एंट्री मुश्किल हो जाएगी, जो वो पूरी कोशिश कर रहा है एसटीसी के जरिए, यूएई के जरिए उस पूरे रीजन में आने की। वो सोमाली लैंड से भी अंसारुल्लाह को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो यमन के अंदर भी उनको जो है एसटीसी के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी कोशिश है कि, मगर दिक्कत यही है कि सब इस कदर पहले से ही इजराइल के ट्रैप में घिरे हुए हैं। आप देखिए ना, तुर्की, आपको क्या लगता है जो ये रजब तैयब एर्दोगान है, वो पिछले 4-5 महीने से अगर हम देखें, 4 महीने से ज्यादा नहीं, 4 महीने से देखें तो क्यों इतना इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, इतना ज्यादा धमकी क्यों दे रहे हैं, नेतन्याहू की तुलना हिटलर से क्यों कर रहे हैं? ये तो वही तुर्की है जो इसराइल को सप्लाई लाइन देता है, आज से नहीं बरसों से दे रहा था। जो आपका अजरबैजान का तेल है वो तुर्की के रास्ते ही इसराइल जाता है। लेकिन वही एर्दोगान कह रहे हैं कि हमने इसराइल से सारे कारोबारी रिलेशन तोड़ दिए हैं और हमको तो यरूशलेम चाहिए। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सीरिया के अंदर में देखिए इजराइल हर तरफ हाथ मारता है और हर तरफ इन अरब देशों को या नॉन अरब देशों को जो भी ताकत है जो उसके ग्रेटर इसराइल के एक्सपर्ट कहते हैं, जो भी उसके ग्रेटर इसराइल के रास्ते में रोड़ा बनेंगे उनको वो फंसा देता है। तो सीरिया के अंदर में क्या हुआ कि इसराइल और अमेरिका ने सऊदी और से मिलकर सबसे कहा, तुर्की से, कि आप एक काम करो, एचटीसी को सपोर्ट करो, हयात तहरीर अल शाम को, और बशर अल असद की सत्ता पलटाओ।
यही तक की बात हुई थी। बाद में क्या हुई, ये बात थोड़ी ना हुई थी कि एसटीसी की सत्ता हो जाएगी और इसराइल घुस जाएगा सीरिया के अंदर और बहुत सारे इलाकों पर, गोलान हाइट्स और वो 5 पहाड़ियां जो बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी सीरिया की, उस पर पहले कंट्रोल करेगा, जो बरसों से सीरिया के अंडर थी और एक समझौते के तहत इसराइल से वो ली गई थी। तो वो आज इसराइल उन पर काबिज है। तो इसी बात से तुर्की चिढ़ा हुआ है कि बात क्या हुई थी, मतलब नेतन्याहू या इसराइल मौका देख के चौका मार देता है, फिर आप देखते रहिए जो आपको करना है। एक बार अगर आप घुस गए कहीं फिर वो नहीं निकलते हैं। तो इसी वजह से तुर्की बहुत टेंशन में है, चिढ़ा हुआ है। और फिर उसने क्या किया, ग्रीस और साइप्रस से समझौता करके दूसरे मोर्चे से भी एर्दोगान को घेर लिया। यही वजह है कि ये सभी लोग फंसे हुए हैं। तो ये ज्यादा चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और सऊदी भी इनके ट्रैप में इतना ज्यादा है क्योंकि अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो लगता नहीं कि सऊदी अंसारुल्लाह से समझौता करने के लिए ईरान से कुछ कहेगा। वो कहीं ना कहीं इन्हीं के खेमे में रहेगा और वो हो सकता है कि वो शांत पड़ जाए और ये जो एसटीसी है ये अंसारुल्लाह से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े और ये अंसारुल्लाह या हूतियों को एक तरह से इन्वॉल्व करने की कोशिश ही है। ये बहुत बड़ी रणनीति है, ये हर तरफ बिछाए हुए जाल हैं जिसमें अरब मुल्क भी फंस रहे हैं, मुस्लिम मुल्क भी फंस रहे हैं और सब एक दूसरे से भी भिड़ेंगे और काम चाहते और न चाहते हुए भी इसराइल और अमेरिका के लिए करेंगे, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। आप जब ये बता रहे हैं कि एसटीसी जो है वो खुद हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है, एक तरीके से उसकी चाल ये भी है कि कब्जाने के लिए वो आगे लगातार बढ़ रहा है। पहले सऊदी समर्थित सरकार के हिस्सों पे कब्जा करीब करीब वो करते ही जा रहा है और धीरे आगे जो उसकी रणनीति है वो हूतियों के कब्जे वाले इलाके में जाना है। तो दूसरी तरफ सऊदी की भी तो चाल यही है कि हूतियों को वहां से निकाला जाए। हाँ, जाहिर सी बात है, चाल सऊदी की भी हो सकती है यही हो कि हूतियों को खदेड़ा जाए या उनके करीब तक पहुंच जाया जाए। लेकिन हुआ ये ना कि वो तो आज से थोड़ी ना है, 2014 से हूतियों और सऊदी अरब की दुश्मनी है। सऊदी ने बहुत सारे मुस्लिम देशों की एक फौज बनाई थी और उसने मिलकर के उन पर जो है अटैक किया था और 3 साल में वो फौज टूट गई लेकिन हूती वहीं की वहीं बरकरार रहे। ठीक है, सऊदी की अरामको की रिफाइनरी पर हूतियों ने धुआं कर दिया, सऊदी को भागे भागे इस ईरान के पास जाना पड़ा, हूतियों से समझौता करना पड़ा। तो ये फांस सऊदी के दिल में है। और आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान के साथ सऊदी ने ऐसे ही इतनी बड़ी डिफेंस डील कर ली, उसके पीछे भी जानकार बताते हैं ये हूती ही है जो सऊदी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और हूती किसके समर्थक हैं, किसके हिमायती हैं, ईरान के हिमायती हैं। तो ईरान का सीधा सीधा यमन में दखल है। यही वजह है कि सऊदी को अपनी सुरक्षा, उसको इसराइल से उतना डर नहीं लगता है क्योंकि वो तो अंदर खाने दोस्त हैं, आप माने या ना माने। लेकिन जहां बीच में अमेरिका बैठा हुआ है तो वो क्या सऊदी और इसराइल को भिड़ने देगा कभी? नामुमकिन। यही वजह है कि ये सारी डील, सारे पैक्ट, सारे समझौते, अलायंस ईरान हिमायती तंजीमों या उन संगठनों के खिलाफ बन रहे हैं जिन्हें रेजिस्टेंस कहा जाता है। घूम फिर के बात कहां आ जाती है, मुकावमत और उसके खिलाफ। कौन से लोग फिलिस्तीन की आजादी के साथ हैं और कौन से लोग इसराइल के खेमे में हैं जो फिलिस्तीन को बनने नहीं देना चाहते। तो आप देखेंगे आज भी वही 2 धड़े हैं। अब आप चाहे कान इधर से पकड़ें चाहे इधर से पकड़ें, आपको जड़ में वही नजर आएगा। इसराइल की पूरी कोशिश है कि रेजिस्टेंस को किसी ना किसी रूप में कमजोर करते, क्योंकि रेजिस्टेंस ही इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिस दिन रेजिस्टेंस हटा उस दिन तो फिलिस्तीन खत्म है। फिलिस्तीन का जो विचार है वही खत्म है। तो फिलिस्तीन का विचार अगर जिंदा है तो वो किसकी वजह से जिंदा है? रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस को कौन सपोर्ट करता है? ईरान सपोर्ट करता है, खुलकर करता है, कोई इसमें छिपी बात नहीं है। तो रेजिस्टेंस के साथ कौन है और रेजिस्टेंस के खिलाफ कौन है? जो खिलाफ है उनके साथ कौन है, यही हमें समझने की जरूरत है। तो हर जगह जो चीजें हो रही हैं उस पूरे रीजन में, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, मतलब वेस्ट एशिया कहते हैं, जिसमें अरब देश भी हैं, उसके अलावा नॉन अरब देश जो हैं जैसे तुर्की वगैरह भी हैं, या फिर अफ्रीकन अरबी बोलने वाले देश भी, जिसको मशरिक़े वुस्ता कहा जाता है, जिसमें सूडान है, जिसमें सोमालिया है और भी हैं, मिस्र हैं, ये अफ्रीकन अरबी बोलने वाले मुस्लिम देश हैं। तो वहां जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं वो 2 ही खेमों के तहत हो रही होंगी, या तो वो इसराइल के साथ होंगे पीछे से, फिलिस्तीन के खिलाफ होंगे, वो चाहे मुंह से कुछ भी बोले, या फिर वो होंगे जो खुलकर फिलिस्तीन के लिए होंगे और फिलिस्तीन के लिए जाने जोखिम में डाल रहे होंगे, अपनी जाने दे रहे होंगे। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज
नहीं है उस रीजन में। आज से नहीं, लगभग 1947 से, जब से इसराइल का 47-48 से जब से इसराइल का वजूद अस्तित्व में आया है। जिस तरीके से रियाद ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, अबू धाबी उसका पालन भी करते हुए नजर आता है और कहता है 24 घंटे के अंदर ही उसका रिप्लाई आ जाता है कि नहीं, हम अपने आप को हटा रहे हैं वहां से। जबकि जब हमने देखा था कि बंदरगाह जो पोर्ट था, वहां पे आर्मर्ड व्हीकल्स थी, बहुत सारे हथियार थे जिस पर सऊदी ने अटैक भी किया था। अब अगला कदम क्या देख सकते हैं सऊदी की तरफ से, और क्या वाकई यूएई वहां से हट चुका है? कहने के लिए तो अमेरिका का असल में इसमें दखल हुआ है। जो हम खबरें पढ़ रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, जो बातें आ रही हैं कि अमेरिकन विदेश मंत्री ने दोनों से बात की। भाई यूएई और सऊदी दोनों अमेरिका के दोस्त हैं और दोनों ने खूब इन्वेस्टमेंट किया है। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे मई में तो गिफ्ट भी दिए गए उनको और निवेश भी भरपूर हुआ। तो अमेरिका के बहुत बहुत क्लोज हैं ये दोनों मुल्क। तो अमेरिका ने अगर बीच में आकर कहा होगा कि आप ये सब बंद कीजिए, तो दोनों को बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों बंद हो जाएंगे, लेकिन वो क्या एसटीसी बंद होगी जिसको इसराइल अब सपोर्ट कर रहा है? तो वो तो अभी बढ़ेगी आगे। और जाहिर सी बात है कि जब हुतियों के इलाके में वो कोशिश करेंगे बढ़ने की, तो लड़ाई होगी। आप ये लिख कर रख लीजिए, 2026 की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुलने जा रहा है। या तो वो यमन से खुलेगा या लेबनान से खुलेगा। लेबनान में भी देखिए हर जगह यही चल रही है ना। लेबनान में भी क्या कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका ने यमन की जो मिलिट्री है, माफ कीजिएगा, लेबनान की जो मिलिट्री है, यमन की लेबनान की जो सरकार है, उसको किससे भिड़ा दिया है? हिजबुल्लाह से भिड़ा दिया कि आप इनसे हथियार डलवाइए। वो कह रहे हैं हम हथियार नहीं डालेंगे। वो कह रहे हैं हथियार डालना पड़ेगा, आपकी डेडलाइन पूरी हो जाती है। तो या तो उस खित्ते से, उस तरफ से भारी, भाई वो हथियार नहीं डालेंगे, हथियार डालेंगे ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। आप लिख कर रख लीजिए, जब वो हथियार नहीं डालेंगे तो हालात कशीदा होंगे, तनाव होगा, फिर जंग की स्थिति बनेगी और हिजबुल्लाह को बचाने के लिए ईरान को उस जंग में कूदना ही पड़ेगा। तो या तो वहां से मोर्चा खुलेगा या यमन से। ये जो नया मोर्चा खुल रहा है, ये पूरा यमन से लेकर जो अफ्रीका, ये जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका है, जिसमें ये सोमालीलैंड, सोमालिया, सूडान तक का जो पूरा इलाका है, मिस्र, वहां पे ये गतिविधियां चल रही हैं। तो आप देखिए इसराइल शांत नहीं बैठा है, वो हर जगह से अपने मोहरे फिट कर रहा है, क्योंकि जंग उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। जैसा कि आरोप लगता रहा है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती हैं, हम नहीं कह रहे, मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब तक जंग किसी भी मोर्चे से नहीं होगी, इसराइल में सरकारें नहीं चल पाएंगी। उनके लिए जंग खाद पानी है और वही उनकी अमेरिका से दोस्ती का आधार है और वही उनके ग्रेटर इसराइल के लक्ष्य की जरूरत है। शांति हो जाएगी तो फिर कैसे ग्रेटर इसराइल बनेगा, है ना? सबसे समझौते हो जाएंगे, सबसे दोस्ती हो जाएगी तो ग्रेटर इसराइल कैसे बनेगा? और अमेरिका की जो प्लानिंग है उस खित्ते में नजर रखने की, वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की, वहां पे हथियार ज्यादा से ज्यादा जाएं बिके, तो उसके लिए टेंशन जरूरी है। तो वो काम किसके भरोसे पर किया जाता है? इसराइल के, ऐसा आरोप लगता है। और यही वजह है कि वहां पर टेंशन बनी रहेगी। तो 2026 में आप देखेंगे, अगर यूनाइटेड नेशन इस दिशा में कोई मजबूत पहल नहीं करता है, जो कि दिखती नहीं है, यूनाइटेड नेशंस पर भी ये तो ये आरोप लगता रहा है कि वो अमेरिका जैसा चाहता है। बहुत से लोग आरोप लगाते रहे कि अमेरिका के हिसाब से ही, अमेरिका के फैसलों पर ही यूएन को काम करना पड़ता है, या यूएन के डिसीजन उस तरह के होते हैं, अमेरिका ताकतवर मुल्क है। तो जाहिर तौर पर अगर यूएन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो किसी ना किसी मोर्चे से 2026 की शुरुआत में ही आपको भारी जंग देखने के लिए मिलने वाली है, ये तय है। यूएन की जो आप बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में अभी डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अमेरिका ही यूएन है। अब उन्होंने यूएन को तो साफ तौर पर खारिज भी करते नजर आए। खुद ही वो बता दिया उन्होंने, अभी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जब सीजफायर का ऐलान करवाया उन्होंने, तो कहा कि यूएन जो है वो कुछ मत समझिए, अमेरिका ही यूएन है। लेकिन जिस संभावना जिसकी जता रहे हैं आप, 2026 में जिस युद्ध की आप बात कर रहे हैं, अगर दोनों तरफ से, यानी चाहे इस तरफ से युद्ध हो यमन वाले, चाहे हिजबुल्लाह वाले से, तो इसमें जो आप एक देश जिसको एक तरीके से कॉमन बता रहे हैं, ईरान, ये दोनों में हो सकता है? जी हाँ, ईरान का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि यमन के हुतियों पे ज्यादा अटैक ये एसटीसी ने किया, या इनको अगर इसराइल ने भारी मदद कर दी है, इसराइल इनके पीछे ही आके खड़ा हो गया, तो हुतियों पर निश्चित तौर पर खतरा मंडरा जाएगा। और हुतियों को बचाने के लिए
ईरान को कूदना पड़ेगा। देखिए रणनीति तो वही है ना कि ईरान को भी निकालो, लाओ। प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात जो हुई मारे-लागो में, फ्लोरिडा में, वहां पर क्या क्या बात हुई? यही हुई ना कि ईरान अपने हथियार बनाना बंद कर दे, नहीं तो इतना जबरदस्त हमला होगा कि आप झेल नहीं पाएंगे। यही बात हुई ना। तो धमकियां, बातें, सब कुछ उसी एंगल वही हो रही है ना कि ईरान सबसे बड़ा थ्रेट है, और सिर्फ अमेरिका या इस्राएल के लिए नहीं बल्कि उन अरब देशों के लिए भी ईरान ही थ्रेट है, जो अपने आप में खुद मुख्तार है। और आज से नहीं, लगभग 47 सालों से वो तमाम सैंक्शंस झेल कर भी उसने अपने आप को मजबूत कर लिया, अपनी सुरक्षा छतरी को मजबूत कर लिया। और ऐसा नहीं कि वो अकेला है, उसके साथ भी तो दूसरी शक्तियां हैं, चाइना है, रशिया है। तो कोशिश यही है कि इस गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाया जाए, और ये एक तरह की बड़ी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है। आप देखिएगा 2026 में इसके असरात आपको दिखेंगे, और 25 में हमने देखा भारी जंग हुई, 12 दिनों की जंग हुई। ईरान इसराइल कितनी जबरदस्त जंग हुई थी, भारी नुकसान हुआ। और इसराइल को ये बात अच्छी तरह से उस जंग में समझ में आ गई कि हम किस हैसियत में हैं, हम अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है। वरना ईरान की 20% मिसाइलों ने ही काफी नुकसान किया था इसराइल के अंदर, बाकी 80% किसने रोकी थी बताइए? बिल्कुल अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट किसने रोकी थी? 80% मिसाइलें सऊदी अरब ने, जॉर्डन ने, कतर ने, यही मुस्लिम देशों ने, यही अरब देशों ने। तो ये सारे लोग एंटी ईरान हैं। तो दो ही विचारधाराएं, देखिए बात फिर वही जड़ वही आई ना, दो ही विचारधारा है। एक है फिलिस्तीन समर्थक, मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं, एक फिलिस्तीन की आजादी के समर्थक और एक फिलिस्तीन के खिलाफ। तो सब घूम फिर कर मुंह से कुछ भी कहें, या तो इस खेमे में दिखेंगे या उस खेमे में। आप देखिए हर चीज वहीं आकर ठहरती है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। बाकी रिसोर्सेस की लूट तो हर तरफ है, और रिसोर्सेस के लिए हर कोई एक दूसरे पर हावी है, समझौते भी कर रहा है, दबदबे भी बना रहा है, धमकियां भी दे रहा है, जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो कर रहा है। बिल्कुल। फिलहाल जिस तरीके से मुकल्ला बंदरगाह शहर पर जो ये हमला हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं यूएई और सऊदी दोनों आमने सामने तो दिखाई दिए, लेकिन अब 24 घंटे के अल्टीमेटम के बीच यूएई ने अपने आप को अलग कर लिया है एसटीसी से। दिलचस्प ये हो जाएगा कि आने वाले समय में यमन में क्या एक जो धड़ा है हूतियों का, वो आमने सामने होता है या फिर एक नई जंग छिड़ती है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये सभी हम लोगों के लिए देखने की बात होगी कि जिस तरह के आकलन जाहिर किए जा रहे हैं, जिस तरह की कयास आराइयां चल रही हैं, वो किस हद तक सही साबित होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। दीन दुनिया पर लगातार हम इसको लेकर आपको अपडेट देते रहते हैं। इससे जुड़े हुए विश्लेषण, इससे जुड़े हुए तज्जिया आपके लिए लेकर आते हैं, और आप इन्हें पसंद भी करते हैं। गुजारिश रहेगी कि अगर हमारी बातचीत आपको पसंद आई है तो इसको लेकर के कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, और आपको क्या लगता है इसके पीछे और भी कोई वजूहात, और भी कोई कारण है, तो हमें कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइए, हमें अच्छा लगता है। और साल के आखिरी दिन हम लोगों की ये बातचीत थी। इसके बाद हम एक नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। 500 से ज्यादा एपिसोड दीन दुनिया के आप हमारे दर्शकों की बदौलत पूरे होते हैं, और लगातार आप इस शो को प्यार देते रहें। कोशिश रहेगी, गुजारिश रहेगी आपसे कि हम भी आपकी उम्मीदों पर यूं ही 2026 में भी खरे उतरें, और लगातार आपके लिए दुनिया भर की खबरें सही, सटीक और विश्लेषणात्मक अंदाज में लेकर आते रहें। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, कमेंट बॉक्स पर हमें बताते रहिएगा। इमरान खान के साथ, दिव्यांशु के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, और नए साल पर हम तमाम लोगों के लिए दुआओं में हमें याद रखिएगा।